नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी और आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस के एथिक्स के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेटो के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह ग्रीक फिलॉसफी के दूसरे फिलॉसफर होने वाले हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। दोस्तों, मैं दूसरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसके पहले ऑलरेडी ही सुकरात पर बात कर चुके हैं। सुकरात मतलब इंग्लिश में हम इसे सॉक्रेट कहते हैं और सॉक्रेट्स का वीडियो आपको इस चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रीक फिलॉसफी में हम 3 फिलॉसफर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है सॉक्रेट, प्लस दूसरा है प्लेटो और तीसरा है एरिस्टोटल। और तीनों को मिलाकर ही हम इसे कहते हैं ग्रीक स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो कि ना केवल एक दूसरे के स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन है, इसके अलावा तीनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसलिए अगर आपको ग्रीक स्कूल ऑफ फिलॉसफी को अच्छे से समझना है तो आपको पहले सॉक्रेट्स पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद प्लेटो और उसके बाद फिर एरिस्टोटल को समझना चाहिए। इसलिए मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रहा है सॉक्रेट वाला, तो पहले जाइए और इसे एक बार देख लीजिए, और अगर आप इसे चाहें तो इसके बाद भी देख सकते हैं और फिर आपस में इन दोनों ही टॉपिक को लिंक कर सकते हैं, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाएं एरिस्टोटल पर तो आप उसे ईजिली समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेटो के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कही जाती है कि वह पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे ज़्यादा व्यवस्थित दार्शनिक थे, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं किया है, एकदम सटीक रखा है, टू द पॉइंट रखा है और सारे टॉपिक्स को व्यवस्थित तरीके से बताया है। और इसलिए हम ये भी मानते हैं कि यह यूनान मतलब कि ग्रीक कल्चर के सबसे प्रभावी और सबसे इंटेलिजेंट दार्शनिकों में से एक है। चलिए इनके हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं। ये फ़ोटो है जो कि प्लेटो की है। प्लेटो का रियल नाम दोस्तों प्लेटो नहीं था, उनका रियल नाम था एरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज नाम था। और उनका दार्शनिक नाम जो है वह प्लेटो हुआ करता था, जबकि उनका जो रियल नेम है वो हुआ करता था एरिस्टोक्लीज। उनके जो गुरु थे वो सॉक्रेट थे, जिनको हिंदी में हम सुकरात कहते हैं। और आगे चलकर प्लेटो के जो शिष्य बने वो बने अरस्तु। ये अरस्तु वही है जो द ग्रेट अलेक्जेंडर के भी गुरु थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आए हैं सॉक्रेट, सॉक्रेट्स के बाद आए हैं प्लेटो और फिर प्लेटो के बाद आए हैं एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल का जो शिष्य था वह था अलेक्जेंडर। चलिए, इनकी एक और उपाधि है, इनकी उपाधि है अफलातून। इन्हें अफलातून भी कहा जाता है। जन्म और मृत्यु हम बस देख रहे हैं, आपको बस दिमाग में रखनी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन हम इसे पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम फ़िलॉसफी जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं या फ़िलॉसफी के अलावा हम हिस्ट्री जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें एक टाइमलाइन पता चल जाती है बर्थ और डेथ से। तो इनका जो जन्म होता है वो 428 बीसी में होता है, ये भी एथेंस के थे। और इनकी जो डेथ होती है वो 348 बीसी में होती है। पिता का नाम एरिस्टन था, माता का नाम पेरेक्टन था, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3-4 बातें हैं जो ज़रूरी है। इनका रियल नेम एरिस्टोक्लीस था, इनकी जो उपाधि है वो अफलातून है, इनके जो टीचर थे वो सॉक्रेट्स थे और इनका जो डिसिप्लिन था वो अरस्तु था। चलिए आगे की हम बात करते हैं। प्लेटो जाने जाते हैं अपने व्यवस्थित फ़िलॉसफी के लिए, और इन्होंने अपना दर्शन बहुत सारी किताबों में लिखी है। इसके अलावा अपने गुरु के बारे में, सॉक्रेट्स के बारे में भी हमें जो सही जानकारी है वो प्लेटो की बुक से प्राप्त होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया प्लेटो की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। प्लेटो की सबसे पॉपुलर जो बुक है उसका नाम है द रिपब्लिक, जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई है। दूसरी बुक है एपोलॉजी, जो कि फ़िलॉसफी से जुड़ी हुई है। तीसरी बुक है सिम्पोजियम। चौथी है थीटीटस, जो कि एपिस्टेमोलॉजी से जुड़ी हुई है। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि ज्ञान तो आप समझते ही हैं, और मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान की खोज करने वाला। तो ज्ञान की खोज को ही हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। अगली बुक है द लॉज, जहाँ पर इन्होंने एक आइडल स्टेट की अपनी अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को बताया है।
इसके अलावा इनकी एक और बुक है द स्टेटमेंट और एक बुक है फिलिबस। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप जब भी इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त करेंगे आप इन बुक्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जनरली ये पूछी जाती है हमसे। एक बार रिवाइज करते हैं। द रिपब्लिक है इनकी बुक, एपोलॉजी है, सिम्पोजियम है, थिटीटस है, द लॉज है, द स्टेटमेंट है और फिलिबस है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो के बारे में सेम यही बातें इंग्लिश में भी है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र इन्हें माना जाता है ग्रीस का। इसके अलावा मोस्ट सिस्टमेटिक फ़िलासफ़र भी हम इसे कहते हैं। इनका जो नाम था वो एरिस्टोक्लीज था और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और इनका जो डिसिप्लिन था वो एरिस्टोटल है, टीचर सोक्रेट्स हैं और इनकी बुक लिखी हुई है इंग्लिश में द रिपब्लिक, एपोलॉजी, सिम्पोजियम, द स्टेटमेंट, फिलिबस, द लॉज और थिटेटस इनकी बुक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके वो बेसिक आइडिया कौन कौन से हैं जिसके कारण प्लेटो को हम आज भी पढ़ रहे हैं। इनका सबसे बेसिक जो आइडिया था वो था कम्युनिज़म। कम्युनिज़म को हिंदी में हम बोलते हैं साम्यवाद, और यह साम्यवाद बहुत ही अलग तरीके का साम्यवाद था, काफ़ी डिफरेंट था ये, क्योंकि यह कम्युनिज़म बेस्ड था प्रॉपर्टी पर और फैमिली पर। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और आइडिया था आइडल स्टेट एंड आइडल कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इनका आदर्श राज्य क्या था और उस आदर्श राज्य में कौन सा आदर्श संविधान चलता था उसके बारे में इन्होंने अपना आइडिया प्रस्तुत किया है। यही बातें हिंदी में भी है। संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद उन्होंने दिया और आदर्श राज्य और आदर्श संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अलावा प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन है वह कहलाता है प्लेटोनिक एकेडमी। मतलब भैया इनका जो कोचिंग सेंटर था या इनका जो स्कूल था उसका नाम ही एकेडमी था। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, और अब हम बात करते हैं कि हम प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी में किन किन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बात की है कि जब भी हमें किसी भी व्यक्ति के दर्शन को समझना होता है तो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दर्शन एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर हैं और इन चारों फ्लोर में अलग अलग सब्जेक्ट्स रखा हुआ है। दर्शन हमेशा नॉलेज के साथ शुरू होता है। इसके फर्स्ट फ्लोर में होता है ज्ञान मीमांसा, मतलब एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इसके फर्स्ट फ्लोर में रखी हुई होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना एपिस्टेमोलॉजी के फ़िलॉसफी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए इसका जो सेकंड फ्लोर है वो जुड़ा हुआ है मेटाफिजिक्स से, और मेटाफिजिक्स को हम कहते हैं तत्व मीमांसा। तो जो सेकंड फ्लोर है वो तत्व मीमांसा का है। और इन सब के अलावा तीसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है नीति, मतलब एथिक्स। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है राजनैतिक और सामाजिक दर्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे फिलोसफर में से कुछ ऐसे भी फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने समाज में रहने के नियम बताए हैं, राजनीति की बातें बताई हैं, मतलब सोशियो पॉलिटिकल उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी में पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत किए हैं। और यही वो फ्लोर है जिससे दर्शन की बिल्डिंग तैयार होती है। मतलब फ़िलॉसफी में 4 डायमेंशन है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और सोशियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इसलिए जब भी हम किसी बड़े फ़िलासफ़र को पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके चारों पर्सपेक्टिव को हम समझें। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करते हैं, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम इन चारों को एक बार देख लें। तो जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तब भी हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लास्ट में समझेंगे कि आखिरकार प्लेटो का इस फिलॉसफी में इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। दोस्तों, यही सब बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, जैसे प्लेटोनिक एकेडमी कहते हैं प्लूटो के इंस्टीट्यूशन को, और हम वही सब बातें पढ़ने वाले हैं। जैसे एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर मेटाफिजिक्स, फिर एथिक्स, फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी और फिर इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। हम इस टॉपिक को शुरू करें, एपिस्टेमोलॉजी पर बात करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसकी पीडीएफ जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाना है आपको, और टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है
x.notes और यहाँ पर जाकर आपको हो जाना है ज्वाइन। और जब आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी इसमें PDF अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और सेम इसी नाम से आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लाइव अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी पर। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, और प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पर हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान मीमांसा होती क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के ज्ञान की खोज करना, ठीक है। और प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को अगर हमें समझना है तो प्लेटो एज अ पर्सनालिटी क्या है इसे समझना पड़ेगा। और प्लेटो की पर्सनालिटी की बात करें तो प्लेटो एक रैशनलिस्ट फिलोसफर है, एक बुद्धिजीवी दार्शनिक है। अब इसे भी हम समझते हैं। ये जो ज्ञान मीमांसा होती है इसके भी दो अलग अलग हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी फिलोसफर हुए हैं उनकी एपिस्टेमोलॉजी जो है 2 डायमेंशन पर है। एक ज्ञान मीमांसा के अंदर एक ऐसी शाखा आती है जिसने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका एक्सपीरियंस होता है, मतलब अनुभववाद है। और कुछ लोगों ने कहा है कि अनुभव से नॉलेज कई बार गलत मिल जाता है, इसलिए बुद्धि से नॉलेज प्राप्त करो, जो बुद्धिवाद है। तो हमने कल बात की थी कि जो सोक्रेट है वो सोफिस्ट से काफ़ी अलग हैं। ये सोफिस्ट वही हैं जो सोक्रेट के पहले ग्रीक में हुआ करते थे और नॉलेज दिया करते थे। तो उन्हीं सोफिस्ट का जो तरीका था वो अनुभववादी हुआ करता था, जबकि सोक्रेट और सोक्रेट के जितने भी शिष्य हुए हैं उन सब का तरीका कैसा रहा है, बुद्धिवादी रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लेटो जो है वो मेनली रैशनलिस्ट हैं, ये इंटेलेक्चुअल फिलोसफर हैं। और इन्होंने भी अपने गुरु सुकरात के द्वारा दिए गए ज्ञान परंपरा को ही आगे बढ़ाया है और ज्ञान का आधार किसे बनाया है, बुद्धि को बनाया है। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा की जानकारी हमें प्लेटो की बुक से मिलती है। बुक का नाम है एपोलॉजी और थीटिटस। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको बुक याद ज़रूर कर लेनी है। याद रखिएगा, जो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा है वो एपोलॉजी और थीटिटस नामक किताब से मिलती है। प्लेटो की अगर ज्ञान मीमांसा की बात करें तो इनकी ज्ञान मीमांसा को पढ़ना बड़ा ही आसान है। आप ज्ञान मीमांसा को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में पहली तो बात ये है कि उन्होंने जो सोक्रेटियन एपिस्टेमोलॉजी है उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। मतलब सुकरात की ज्ञान मीमांसा का पूरक प्रस्तुत किया है। अब ये पूरक क्या होता है? तो भाई, जब भी कोई भी शिष्य अपने गुरु के द्वारा कही गई बातों को थोड़ा सा सुधारता है या फिर उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट जोड़ता है या गुरु की कुछ बातों को और बेहतर तरीके से क्लियर करता है, तो वह गुरु की आलोचना नहीं करता है, बल्कि कहता है कि भैया गुरु की बातें जो है वो अब समय के साथ बदल चुकी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसलिए उसे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भैया प्लेटो ने सुकरात की ज्ञान की बातों को और बेहतर तरीके से बताया, मतलब कॉम्प्लीमेंट किया। और दूसरा, चूँकि प्लेटो सोक्रेट के शिष्य थे इसलिए सोफिस्ट से एकदम अलग विचारधारा है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, सोफिस्ट की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसका खंडन प्रस्तुत किया है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। सुकरात की जो ज्ञान मीमांसा है उस पर बात करें इसके पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी मेनली रैशनलिस्ट फिलोसफर की तरह ही है और इन्होंने सोक्रेटिक नॉलेज ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया और क्या किया है, इन्होंने कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया है बेसिस ऑफ नॉलेज, और कॉन्सेप्ट हमेशा बुद्धि के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, एपोलॉजी और थीटिटस से मिलती है। इसके अलावा प्लेटो के एपिस्टेमोलॉजी के 2 भाग हैं। इन्होंने सप्लीमेंट किया है सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी को और रिफ्यूट किया है सोफिस्ट की एपिस्टेमोलॉजी को, क्योंकि यह सोक्रेट के शिष्य थे तो सोफिस्ट को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा, सोक्रेट के नॉलेज में कुछ चीज़ें जोड़ी है इन्होंने, एड ऑन किया है, जिसे हम फिलॉसफी में सप्लीमेंट करना कहते हैं। चलिए तो अब हम वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये 2 हिस्सों में बटी हुई है प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, और इस ज्ञान मीमांसा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने कैसे सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी का सप्लीमेंट प्रस्तुत किया है, पूरक प्रस्तुत किया है। देखिए भाई, प्लेटो के अनुसार ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, क्योंकि हम बुद्धि से ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और जो कि कैसा होता है, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल,
शाश्वत और सामान्य और स्थिर होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो बातें सॉक्रेट ने कही थी सेम यही बातें इन्होंने दोहराई है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया पर लागू होना चाहिए। इसके अलावा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब समय काल स्थिति बदलने के साथ ज्ञान नहीं बदलना चाहिए, ज्ञान हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा था कि भैया हमारी जो ज्ञान मीमांसा है वो हमारे गुरु से ही प्राप्त की गई है और उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है, प्लेटो कह रहा है। तो अगर हम समझें तो प्लेटो का ज्ञान का जो स्वरूप है वह, उसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। उसकी विशेषताएं ऐसी है कि उन्होंने कहा कि भैया उनका जो ज्ञान है वह प्रत्यय मतलब आइडिया पर आधारित है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यही प्रत्यय शब्द हमें सॉक्रेट में देखने को मिला था और सॉक्रेट ने इस प्रत्यय को कॉन्सेप्ट कहा था। प्लेटो इसे आइडिया कह रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है, बस नाम अलग अलग है ताकि इनके बीच में डिफरेंस बना रहे, इसलिए एक दूसरे ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग इन दोनों ने किया है। बाकी विशेषताएं सेम है। जैसे प्लेटो का नॉलेज भी ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ था, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल था, फिर अस्थाई नहीं था, अपरिवर्तनीय था मतलब बदलता नहीं था, और शाश्वत था। इसके अलावा बौद्धिक अंतर दृष्टि पर आधारित था और जनरलाइज्ड था, सब पर लागू होता था। अब इन्होंने कैसे पूरक प्रस्तुत किया, तो प्लेटो ने सुकरात के ज्ञान का पूरक जो है वो दो संबंध में प्रस्तुत किया है। देखिए कल हमने बात की थी कि सॉक्रेट ने सद्गुण के बारे में बात की है और कहा है कि वर्च्यू इज़ दी नॉलेज। और ये वर्च्यू इज़ दी नॉलेज कौन कह रहा है, वर्च्यू इज़ दी नॉलेज कह रहे हैं सॉक्रेट। सॉक्रेट ने कहा था कि भैया ज्ञान और कुछ नहीं बल्कि सद्गुण होता है, और ये बात किसने कही है, सॉक्रेट ने कही है। जबकि प्लेटो कह रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी गलत हो गई थी। देखिए सॉक्रेट ने कहा था कि जो व्यक्ति सद्गुणी होता है ना, वो हमेशा ज्ञानी होता है, और अगर कोई व्यक्ति सद्गुणी नहीं है मतलब वह ज्ञानी भी नहीं है। तो अगर उसको दुर्गुण से सद्गुण में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर ज्ञान भरना पड़ेगा, वो अपने आप दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुण में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात थी सॉक्रेट की, जिसको प्लेटो कह रहे हैं कि ये गलत कहा गया था हमारे गुरु के द्वारा। सद्गुण और ज्ञान का आपस में संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं होता। और ये बात सही भी है। प्लेटो ने कहा कि भैया सद्गुण ज्ञान पर आधारित नहीं होता, सद्गुण प्रवृत्ति पर आधारित है। मतलब बड़ा सीधा सा मतलब है, सॉक्रेट कह रहे थे कि जो व्यक्ति सद्गुणी होगा वो सद्गुणी तभी होगा जब वो ज्ञानी होगा। ठीक है, मतलब अगर वह ज्ञानी है तो वह हमेशा सद्गुणी होगा, और अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो कैसा होगा, दुर्गुणी होगा। कुल मिलाकर उसके ज्ञान से तय होगा कि वो कितना सद्गुणी है और कितना दुर्गुणी है। जबकि प्लेटो कह रहे हैं कि ये बात हमारे गुरु से गलत हो गई थी, ज्ञान और सद्गुण का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है उससे तय नहीं होता कि वो सद्गुणी है या नहीं है। तो फिर किससे तय होता है, उन्होंने कहा टेंडेंसी। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रवृत्ति है, एक नेचर है, जिससे तय होगा कि वो कितना सद्गुणी है और कितना दुर्गुणी है। और ये सब बात सही भी है। जैसे हमने देखा है कि आज के समय में कई ज्ञानी व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान है लेकिन इसके बावजूद भी वह सद्गुण ना करके दुर्गुण करते हैं। जैसे हमने देखा है कि कई बार जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, वो जानते हैं कि वो जिसका केस लड़ रहे हैं वो अपराधी है, लेकिन उसे बचाने का सारा प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, उनके पास नॉलेज भी है लेकिन इसके बावजूद भी वो नियमों को तोड़ते हैं और गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्लेटो सही कह रहे हैं, कोई व्यक्ति सद्गुणी होगा कि दुर्गुणी होगा वो उसके नॉलेज पर बेस्ड नहीं होता बल्कि टेंडेंसी पर बेस्ड होता है। और इस तरीके से इन्होंने अपने ही गुरु की एपिस्टेमोलॉजी में नई बातें जोड़ी, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। चलिए आगे की हम बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने सोफिस्ट की एपिस्टेमोलॉजी का रिफ्यूटेशन दिया है। सिंपल सी बात है भाई, प्लेटो तो सुकरात के शिष्य थे, तो सुकरात जिसे पसंद नहीं करते थे वे प्लेटो भी नहीं करेंगे। तो प्लेटो ने सोफिस्ट की ज्ञान मीमांसा का पूरी तरह खंडन किया है, क्योंकि प्लेटो कहते थे कि नॉलेज कभी भी इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हमारी सेंसेस हमें गलत नॉलेज भी दे देती है, भ्रम पैदा कर देती है, हेलुसिनेशन पैदा कर देती है, जो कि देखा भी गया है। जैसे हमने कई बार देखा है
हमें मिराज दिख जाता है, मतलब हिंदी में हम कहते हैं मृग मरीचिका दिख जाती है, मतलब रेगिस्तान में रेत में पानी भरा हुआ दिख जाता है। इसके अलावा कई चीज़ें हो सकती है जो भ्रम पैदा कर सकती है, जैसे एक पड़ी हुई रस्सी को सांप भी समझ सकते हैं हम, तो हमने देखा ज़रूर है और हमें देखकर नॉलेज मिल गया कि वो सांप है, लेकिन हमने जब पास जाकर देखा तो वो एक रस्सी पड़ी हुई थी। इसलिए प्लेटो कह रहे हैं कि इंद्रियों से मिला हुआ नॉलेज कभी भी पूरी तरह सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए नॉलेज हमेशा लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए, बुद्धि पर बेस्ड होना चाहिए। साथ ही प्लेटो के अनुसार मत और विश्वास भी ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। तो फिर ज्ञान क्या है? तो प्लेटो ने कहा ज्ञान वही है जो बुद्धि से जुड़ा हुआ हो और स्थायी हो। तो कुल मिलाकर प्लेटो जो है वह कह रहे हैं कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वह बुद्धि पर आधारित है, और यही कहने के साथ वह सोफिस्ट से एकदम अपोजिट चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने सोफिस्ट की एपिस्टेमोलॉजी का खंडन किया है। यही बातें इंग्लिश में है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो वर्च्यू इज़ नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज बट रेदर वर्च्यू डिपेंड्स ऑन मैन अटेनमेंट, प्रवृत्ति पर निर्धारित होता है। और रिफ्यूटेशन कैसे दिया सोफिस्ट का? तो उन्होंने कहा कि भैया अकॉर्डिंग टू प्लेटो सेंसेस शुड नॉट बी नॉलेज बिकॉज एक्सपीरियंस और सेंसेस बेस्ड नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन अनरियल एंड सेंसेस प्रोवाइड इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो दो शब्द आ रहे हैं। इल्यूजन मतलब भ्रम हो जाना, भ्रम मतलब बाहर की चीज़ों से जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है वो भ्रम कहलाता है। और हेलुसिनेशन मतलब होता है विभ्रांति, और विभ्रांति हिंदी में और इंग्लिश में हेलुसिनेशन जो हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो अगर बाहर भ्रम पैदा हो रहा अंदर, जैसे कई बार भूत का हमें हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है, इस तरीके की चीज़ विभ्रांति कहलाती है। तो यही सारी बातें थी। आगे की हम बात करते हैं प्लेटो की तत्व मीमांसा पर। उसके पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी हमने बात की है एपिस्टिमोलॉजी पर, एपिस्टिमोलॉजी, और ये किसकी एपिस्टिमोलॉजी है? प्लेटो की एपिस्टिमोलॉजी है। और हमने देखा प्लेटो की एपिस्टिमोलॉजी दो बातों से जुड़ी हुई है। एक तो यह है अपने गुरु सॉक्रेट्स, ठीक है, सॉक्रेट्स को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट को क्या कर रहे हैं? रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने सॉक्रेट को कॉम्प्लीमेंट कैसे किया है? तो इन्होंने कहा कि इनके जो गुरु थे सॉक्रेट, उन्होंने कह दिया था कि सद्गुण जो होता है वही ज्ञान जैसा होता है, जबकि प्लेटो ने कहा कि ये नहीं होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सद्गुणी होगा कि नहीं होगा वो ज्ञान पर नहीं, उसके अटेनमेंट या टेंडेंसी या प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आम तौर पर हम प्रवृत्ति को नेचर बोल देते हैं, कह देते हैं ना कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, मतलब उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। और उन्होंने सोफिस्ट का खंडन ऐसे किया। सोफिस्ट कहते थे कि जो नॉलेज है वो सेंसेस के द्वारा प्राप्त होगा, जबकि प्लेटो कहते हैं कि सेंसेस से इल्यूजन और हेलुसिनेशन आ जाता है, इसलिए नॉलेज हमेशा कैसा होना चाहिए? बुद्धि पर आधारित होना चाहिए। इसलिए हमेशा रैशनलिस्ट हम उनको मानते हैं। ये थी प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी। अब आगे चलकर हम बात करते हैं प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है। प्लेटो की मेटाफिजिक्स प्रत्यय पर आधारित है। अब यह वही प्रत्यय है जिसको सॉक्रेट ने कॉन्सेप्ट कहा है और प्लेटो ने इसको आइडिया कहा है। और अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझें तो जो बात सॉक्रेट ने अपने एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा में बताई है, वही सारी बातें प्लेटो ने अपनी तत्व मीमांसा में बताई है। इसलिए प्लेटो की तत्व मीमांसा को हम सुकरात की ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अभी प्लेटो की तत्व मीमांसा में सुकरात के अलावा और भी दो लोगों का प्रभाव है। एक है पैरामिनिडीज, जो कि वहीं ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और दूसरा हेराक्लीज। इन दोनों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव हमें प्लेटो की मेटाफिजिक्स में देखने को मिलता है, जो कि आप याद रखेंगे। भाई क्या कहा था प्लेटो ने? प्लेटो ने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जो आइडिया होते हैं, हिंदी में आइडिया को क्या बोलते हैं? विचार। तो जो विचार होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। मतलब कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और कैसे होते हैं? निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होते हैं। और जबकि ये जो भौतिक दुनिया है जो हमारे आसपास दिख रहा है वो कैसी है? बदलने वाली है। तो इसको हम और डिटेल से समझते हैं। पहले एक बार रिवाइज करते हैं। प्लेटो ने कहा था कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, स्थायी होते हैं और निरपेक्ष होते हैं। और जबकि भौतिक दुनिया लगातार बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, तो इन्होंने इसको ऐसे समझाया कि जो सुंदरता है वो एक विचार है,
और सुंदरता हमेशा स्थायी है, जबकि जो सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति है वो बदलती रहती है। अब इसे हमें समझना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। सुंदरता जो है वह अकेले नहीं बताई जा सकती। सुंदरता को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें कोई बेस या कोई आधार लेना पड़ेगा, और ये आधार बदलते रहते हैं। कभी हम किसी पुष्प को आधार मान लेते हैं, तो कभी एक मानव को इंसान मान लेते हैं, तो कभी हम एक नदी को भी आधार मान सकते हैं, और ऐसे कितने भी आधार हो सकते हैं। मतलब जैसे सुंदर पुष्प, सुंदर एक इंसान हो सकता है, सुंदर नदी हो सकती है। तो मतलब अगर हमें सुंदरता को प्रकट करना है तो कोई एक बेस चाहिए। मतलब सुंदरता जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और बेस बदलते रहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुंदरता एक विचार है। यह विचार अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है और वो एक्सप्रेस करने के बेसिस बदल सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आइडियाज़ नहीं बदलते, सुंदरता एक आइडिया है जो एक बार अगर आपको हो गया तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है। चलिए दोस्तों, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा है, वह कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सॉक्रेट ने प्रस्तुत किया था और उसी को प्लेटो ने आइडिया कहा है। तो याद रखिएगा, प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट है उसे प्लेटो ने आइडिया कहा है, जबकि वो बिल्कुल सॉक्रेट के कॉन्सेप्ट की तरह ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉक्रेट की जो एपिस्टेमोलॉजी है वही प्लेटो की मेटाफिजिक्स है, और इस पर पेरिमेनिडीज़ और हेराक्लीस का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और प्लेटो ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि जो प्रत्यय होते हैं, मतलब जो प्रत्यय को ही हम आइडिया या विचार कहते हैं, जो कि कभी बदलते नहीं हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि दुनिया बदलती रहती है। इसको उन्होंने समझाया कि जो आइडिया है, जैसे मान लो सुंदरता एक आइडिया है तो वो कभी नहीं बदलेगा, जबकि सुंदरता को एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें बदलती रहेगी। प्लेटो ने ये भी बताया कि जो विचार होता है, मतलब जो आइडिया होता है, यह आइडिया मोल्ड की तरह होता है। मोल्ड मतलब सांचा, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को ढाल सकते हो। तो उन्होंने कहा ये जो दुनिया है वह एक आइडिया से बनी है। मतलब जिसने भी इस दुनिया को बनाया है उसके पास आइडिया था कि उसे क्या बनाना है। जैसे उसे ह्यूमन बनाना है तो उसके पास ह्यूमन का आइडिया है। अगर उसे कोई एक एनिमल बनाना है तो उसके पास एनिमल का एक आइडिया है। और इस आइडिया के साथ ही उसने मोल्ड बनाया है। मतलब उसके पास ह्यूमन का एक मोल्ड है, एनिमल का मोल्ड है, और ऐसे बहुत सारे मोल्ड है। उसने बहुत सारे एनिमल बनाए, बहुत सारे ह्यूमंस बनाए, और सांचों की संख्या उसके पास बहुत सारी है, मतलब इन्फिनाइट है। इसी तरीके से उसने दुनिया बनाई है। यही सब बातें हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स है वह बेस्ड है कॉन्सेप्ट या आइडिया पर, और according to Plato, ideas never change. They are permanent and absolute, whereas the physical world is changeable. So, ब्यूटी के एग्जाम्पल से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा प्लेटो ने ये भी डिस्क्राइब किया कि जो आइडियाज़ होते हैं या जो थॉट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं मोल्ड से। मतलब जो भी बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास आइडिया थे बहुत सारे, तो उसने आइडिया से मोल्ड बनाया और मोल्ड से दुनिया भर की चीज़ें बनाई, क्योंकि उसके पास मोल्ड जो है वो इन्फिनाइट है। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। जब भी हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो मेटाफिजिक्स में हम, वैसे तो मेटाफिजिक्स में दुनिया भर की सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम विशेष तौर पे यहाँ पर 3 बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं मेटाफिजिक्स में। एक तो हम गॉड के बारे में बात करते हैं, दूसरा हम सोल के बारे में, आत्मा के बारे में बात करते हैं, और तीसरा हम वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो ने क्या कहा इस पर हम बात कर लेते हैं। प्लेटो ने जो ब्रह्म है, गॉड है, उसे निर्माता नहीं माना है। तो निर्माता नहीं माना है तो क्या माना है? रचयिता माना है। रचयिता, ये दोनों शब्द काफ़ी अलग अलग है। निर्माता का मतलब होता है जिसने क्रिएट किया हो, ठीक है, क्रिएट। तो हम जब इसको इंग्लिश में समझेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक जो शब्द होता है वो होता है क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है जिसने क्रिएट किया हो, ठीक है, जिसने अब सिर्फ बनाया हो, ओके, क्रिएटर हो। और दूसरा जो शब्द होता है जो कहलाता है डेमर्स। डेमर्स का मतलब जिसने रचना की हो, मतलब जिसका मूल कॉन्सेप्ट हो। एक होता है बनाने वाला, हो सकता है आइडिया किसी और का हो लेकिन उसने सिर्फ उसे रूप दिया हो, एफिशिएंट कॉज हो वो उसका, जैसे कि कुम्हार।
कुम्हार जो होता है वह घड़े का क्रिएटर है, उसने घड़ा बनाया। मिट्टी तो पहले से मौजूद थी, तमाम मिट्टी के अंदर संभावनाएं पहले से मौजूद थी, मिट्टी के अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि उसको अलग अलग रूप दिया जा सकता है। तो कुम्हार ने केवल रूप दिया है। जबकि जो डैमर्ज होता है, वो डैमर्ज वो होता है जिसने मिट्टी भी बनाया होगा और घड़ा भी बनाया होगा। तो अब हम इसे वैसे समझते हैं जैसे प्लेटो ने समझाया था। प्लेटो ने कहा कि ये जो ब्रह्म है वो निर्माता अकेला नहीं है, वो रचयिता है। ठीक है, और आगे की हम बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर विचार, विचार से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मांड। आगे की हम बात करते हैं, सोल की बात करते हैं। प्लेटो ने सोल को माना है, ये सोल थ्योरी पर बिलीव करते थे और इन्होंने सोल को अमर माना है, इटर्नल, और अनिश्वर माना है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में जो भी गति हो रही है या जो भी चेंज हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? आत्मा है। मतलब वो आत्मा को ही इस गति का कारण मानते थे जो हमें दुनिया में देखने को मिल रही है। ये वैसी गति नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है या आकाश गंगाएं घूम रही है। गति का मतलब है जन्म और मृत्यु। मतलब कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये जो चक्र चल रहा है वह किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। और जगत को लेकर, वर्ल्ड को लेकर उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि जगत की उत्पत्ति और जगत को बनाने वाला दोनों ही एक है। चलिए, तो यही सब बातें इंग्लिश में भी है। अब आगे हम बात करते हैं प्लेटो का नैतिक दर्शन क्या था। दोस्तों, प्लेटो का जो नैतिक दर्शन है, मतलब प्लेटो के जो एथिकल फिलॉसफी है, उसे हम थ्योरी ऑफ जस्टिस कहते हैं। मतलब न्याय का सिद्धांत कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें मिलती है रिपब्लिका बुक से और फिलेबस से। दोनों ही प्लेटो की बुक है। तो रिपब्लिका और फिलेबस से हमें प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पता चलता है। प्लेटो ने नैतिकता का मुख्य आधार भी सद्गुण को ही माना और इस तरीके से उन्होंने अपने सुकरात के नैतिक दर्शन का भी पूरक प्रस्तुत किया है। मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अपने गुरु सोक्रेट को। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एड ऑन करना चीज़ों को। तो ये सोक्रेट्स की तरह सद्गुण को ही नैतिकता का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसमें और उसको आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटो ने कहा कि सद्गुण 4 प्रकार के होते हैं: विवेक, संयम, साहस और न्याय। 4 प्रकार के होते हैं: विवेक, संयम, साहस और न्याय। और इन चारों में भी जो सबसे बेहतर है वो न्याय है। अभी हम इस पे आगे आएंगे, लेकिन थोड़ा और पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्लेटो ने नैतिकता को 2 लेवल पर भी बताया है। एक है आपका इंडिविजुअल लेवल पर और एक है आपका स्टेट लेवल पर। व्यक्तिगत स्तर पर भी नैतिकता होती है और राज्य के स्तर पर भी नैतिकता होती है। और नैतिकता बेस्ड होती है सद्गुणों पर, और सद्गुण होते हैं 4: विवेक, संयम, साहस और न्याय। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं। पहले इंग्लिश में देख लीजिए। प्लेटो की जो मोरल फिलॉसफी है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहते हैं, जिसकी जानकारी हमको रिपब्लिक और फिलेबस से मिलती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वर्च्यू होता है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला विवेक मतलब इंटेलेक्ट, करेज मतलब साहस, इसके अलावा कंट्रोल, इसके अलावा जस्टिस। और इन सब में जो सबसे बेहतर है वो है जस्टिस। इसके अलावा हम अगर बात करें तो उन्होंने 2 लेवल भी बताए हैं। उन्होंने कहा ये जो नैतिकता होती है वह 2 लेवल पर हो सकती है। एक हो सकती है इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे व्यक्तिगत स्तर की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने कहा कि मानव के अंदर 3 प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती है और यह टेंडेंसी बराबर नहीं होती। तीनों में से कोई ना कोई एक टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है और उसी से ही हमारी प्रवृत्ति तय होती है। तो टेंडेंसी ऐसी होती है, पहली होती है लालसा, लालसा को ही हम डिज़ायर कहते हैं। भावना, भावना को हम इमोशन कहते हैं इंग्लिश में। और बुद्धि, बुद्धि मतलब हो गया आपका इंटेलेक्ट, हो गया आपका। तो ये 3 टेंडेंसी है और इन्हीं टेंडेंसी से हमारे अंदर सद्गुण आए हैं। जैसे लालसा, तो लालसा से एक सद्गुण पैदा होता है जो कहलाता है संयम। इमोशन, इमोशन से जो पैदा हुआ है वर्च्यू वो है साहस। और बुद्धि से प्राप्त होता है विवेक। कुल मिलाकर प्लेटो ने कहा कि जब व्यक्ति इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर, मतलब पहले आपको अपनी प्रवृत्ति पहचाननी है और अपनी प्रवृत्ति के आधार पर पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करना है
और जब आप ऐसा करते हैं तो आप न्याय कर रहे होंगे, और न्याय करना ही क्या है? नैतिकता है। कुल मिलाकर आप नैतिकता तब करेंगे जब आप न्याय करेंगे, और न्याय तब होगा जब आपको पता होगा कि इन तीनों टेंडेंसी में से कौन सी टेंडेंसी आप में ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कुल मिलाकर प्लेटो ने ये कहा था कि तीनों टेंडेंसी पाई जाएगी, लेकिन कोई एक डोमिनेटिंग होगी। मतलब कोई व्यक्ति बुद्धि वाला होगा, तो कोई इमोशन वाला होगा, तो कोई डिज़ायर वाला होगा, और उसी के अकॉर्डिंग सद्गुण जो है वो उसके अंदर होगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। यही बातें इंग्लिश में है। जस्टिस जो है वो दो लेवल पर होता है, इंडिविजुअल और स्टेट लेवल पर। और इंडिविजुअल लेवल पर हमें कुछ टेंडेंसी देखने को मिलती है, और उसी से बेस्ड होते हैं कुछ वर्च्यू, जैसे डिज़ायर, इमोशन, विजडम और कंट्रोल, करेज, इंटेलेक्ट। इसके क्या हैं? वर्च्यू हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कंट्रोल मतलब संयम बोला था, हमें पता होना चाहिए क्या कहाँ तक करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लालची है तो उसे पता होना चाहिए उसके कहाँ तक लालच करना है। इमोशन है तो उसे साहस नहीं खोना है, कि इमोशन ज़्यादा होता है तो साहस खो देता है व्यक्ति। और विजडम है तो उसका उपयोग भी करना है, जो इंटेलेक्ट कहलाती है। तो यही सारी बातें हैं जो प्लेटो ने कही है इंडिविजुअल लेवल पर। जबकि स्टेट लेवल पर नैतिकता कैसी है, ये प्लेटो बताते हैं कि भैया राज्य का जो निर्माण होता है वो नागरिकों से होता है, और नागरिकों की प्रवृत्ति के आधार पर समाज में तीन प्रकार के क्लास पाए जाते हैं। पहला होता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो प्रोड्यूस करता है हम उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। तो उन्होंने कहा जो भी लोग राज्य में रहते हैं, जो नागरिक हैं राज्य के, वही राज्य को बनाते हैं। और राज्य के अंदर तीन प्रकार के हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं लोगों के बीच में। और ये क्लासिफिकेशन क्या है? कुछ लोग उत्पादक होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, और कुछ शासक होते हैं। मतलब क्या होंगे? रूल करेंगे। ठीक है, रूलर होंगे। सैनिक मतलब सोल्जर होंगे। और ये कौन होंगे, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा भैया उत्पादक हमेशा उसको बनना चाहिए जो जिसके अंदर डिज़ायर ज़्यादा हो। डिज़ायर का मतलब होता है लालसा, प्राप्त करने की कामना। तो हमने देखा है कि इंडिविजुअल लेवल पर तीन टेंडेंसी पाई जाती है, और उस टेंडेंसी में से अगर किसी के अंदर लालसा ज़्यादा है, प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा है, तो उसे प्रोड्यूसर बनना चाहिए, क्योंकि वो इस लालच में बेहतर प्रोडक्शन करेगा। जैसे अगर किसान बनना, कोई किसान है या फिर कोई मज़दूर है या कोई व्यापारी है, तो उसके लिए टेंडेंसी लालसा वाली होना ज़रूरी है, तभी वो बेहतर प्रोडक्शन कर पाएगा। लेकिन उन्होंने सलाह भी दी है, प्लेटो ने कहा है कि जब आपके अंदर डिज़ायर ज़्यादा है तो आपके अंदर जो सद्गुण होना चाहिए वो होना चाहिए संयम का, कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर। वही सैनिक उसे बनना चाहिए जिसके अंदर साहस वाली प्रवृत्ति ज़्यादा हो। और जो शासक है उसे बनना चाहिए जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति हो, क्योंकि बुद्धि प्रधान व्यक्ति को भैया जो शासक होता है उसे न केवल शासन करना होता है, बल्कि समय समय पर रक्षा संबंधी काम भी करने पड़ते हैं और न्याय संबंधी काम भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से उसका बुद्धि प्रधान होना जरूरी है। इसके अलावा प्लेटो ने कहा कि राज्य में अगर आपको नैतिकता स्थापित करनी है तो उत्पादक वर्ग जो है, उत्पादक वर्ग मतलब जो प्रोड्यूसर है, उसे सैनिक से सुरक्षा मिलनी चाहिए और शासक से उसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इंग्लिश में हम इसको एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में देखें तो उन्होंने बताया कि भैया जो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल पर उन्होंने बताया कि सिटीजन से ही ये स्टेट बनता है, और तीन क्लास पाए जाते हैं। क्लास क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर उसे होना चाहिए जिसके अंदर डिज़ायर ज़्यादा हो, लाइक फार्मर, बिजनेसमैन, लेबर्स, ये होने चाहिए जिनके अंदर क्या ज़्यादा हो? डिज़ायर। ठीक है। दूसरा सोल्जर उसे बनना चाहिए जो करेज जिसके अंदर हो ज़्यादा, और जो राजा उसे बनना चाहिए, रूलर उसे बनना चाहिए जिसके अंदर विजडम डोमिनेंट पर्सनालिटी हो। और ये सब तब होगा, इन सब के बावजूद भी मॉरलिटी तब आएगी जब प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन मिलेगा सोल्जर्स से और गाइडेंस मिलेगा रूलर से। चलिए, तो ये तो था इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब इसकी हम एक बार समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, समीक्षा करने का मतलब होता है कि आप इसके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताएंगे और साथ में इसके कॉन्स मतलब इसकी कमियों को भी बताएंगे। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे? देखो भाई, ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट है प्लेटो की, कहीं ना कहीं प्रभावित है दर्शन से, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन का यहाँ इंक्लूड किया है।
जैसे उन्होंने राजा उस व्यक्ति को बनाने की बात कही है जो बुद्धिवादी हो, क्योंकि बुद्धिवादी व्यक्ति थोड़ा दार्शनिक होता है तो वो बेहतर न्याय ले पाता है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को एक काम करना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति ज़्यादा है उस हिसाब से काम बनना चाहिए। मतलब आप प्रोड्यूसर रहते रहते सोल्जर नहीं हो सकते, दो काम एक साथ नहीं कर सकते, तो ये बढ़िया तरीका है, इसमें व्यक्ति बेहतर तरीके से अपनी एफिशिएंसी निकाल पाता है। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर के काम में सोल्जर का और सोल्जर के काम में प्रोड्यूसर का, इसके अलावा रूलर का, इनका आपस में अहस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब राजा को उत्पादक लोगों के वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करना है, सैनिक को राजा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, इंडिविजुअली अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करना है। दूसरा, शिक्षा को महत्व दिया, इसलिए तो उन्होंने शिक्षित व्यक्ति को ही राजा बनाया है। और अगला, न्याय के महत्व को समझा, हमेशा नैतिकता स्थापित करने की बात कही है इन्होंने, इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन की भी बात कही है कि उत्पादक वर्ग को मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए राजा से, और सैनिक से उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो 5 बड़े पॉइंट हैं, विशेषता है। दर्शन पर आधारित है उनका ये न्याय का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक कार्य पर आधारित है, फिर नॉन इंटरफेरेंस पर आधारित है, हस्तक्षेप, शिक्षा को महत्व दिया और न्याय को समझाया। लेकिन थोड़ी कमियां भी है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कमियां की बात करें या इनके हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो पहला तो सबसे बड़ा इनका क्रिटिसिज्म यही है कि इन्होंने जो बताया कि टेंडेंसी के आधार पर 3 वर्ग पाए जाते हैं राज्य के अंदर, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा समाज भी 3 भागों में बटा होता, लेकिन हमने देखा है भारत में तो ऐसा नहीं हुआ। तो भाई, ग्रीक में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो इंसान हैं, भारत में भी इंसान है, तो हमें ये क्लासिफिकेशन भारत में तो देखने को नहीं मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, उनके मन की उपज है। दूसरा, इन्होंने केवल ड्यूटीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड किया है कि उत्पादक वर्ग को क्या करना चाहिए, सैनिक को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, बट किसके क्या अधिकार होंगे इस पर इन्होंने बात ही नहीं की है। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बता दी जाए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपको दिए ही ना जाए, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। इसके अलावा इन्होंने इननेट क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इननेट क्वालिटी मतलब जन्मजात गुणों पर। देखो भाई, प्रवृत्ति जो होती है वह हमने देखा है कि जन्मजात होती है, हमें बचपन से मिली होगी, और उस आधार पर तो हम तय नहीं कर सकते कि कौन क्या बनेगा, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। इसमें हम पर्यावरण के साथ संपर्क में आते हैं, समाज के साथ संपर्क में आते हैं, शिक्षा हासिल कर प्रवृत्ति को बदला भी तो जा सकता है। तो इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने इन्नेट क्वालिटीज़ पर ज़्यादा बल दिया है। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया की तो बात ही नहीं की है, मतलब नैतिकता पर बल दिया है लेकिन कानून पर ज़्यादा बल नहीं दिया है। और इसके अलावा 3 वर्ग बताए हैं, और इनका तरीका इस क्लासिफिकेशन को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि वर्ग को और मजबूत कर देगा, और इससे राज्य के अंदर 3 छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। उत्पादक की अलग दुनिया रहेगी, सैनिकों की अलग, राजा की अलग, तो इससे तो और दिक्कत है। तो इसकी कमियां हैं, अव्यावहारिक है, कर्तव्यों पर आधारित है, अधिकारों पर बात नहीं की गई है, जन्मजात गुणों पर आधारित है, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और त्रिवर्ग बनाने की इसमें कोशिश की गई है। और सेम यही बातें इंग्लिश में भी है, जो कि आप PDF पर देख लीजिएगा, क्योंकि हम सारी बातें ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल ही कर रहे हैं। प्लेटो का अब हम राजनीतिक दर्शन समझते हैं, और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्लेटो जिस समय ये सब बात कर रहे हैं उस समय एथेंस में अराजकता फैल चुकी है, अव्यवस्था फैल चुकी है, और वो उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। और ऐसा तो होता ही है, किसी भी देश में जब भी राजनीतिक तौर पर गड़बड़ी पैदा होती है तो बुद्धिजीवियों को ही आना पड़ता है। यही बुद्धिजीवी कहलाते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब वो होता है जो बुद्धिजीवी हो, और यही बुद्धिजीवी प्लेटो हैं। प्लेटो कह रहे हैं कि भैया एथेंस में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको अगर अच्छी व्यवस्था अपनानी है तो आदर्श राज्य की संकल्पना फॉलो करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर प्लेटो ने आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है, और इसका उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना, और इसका रेफरेंस हमें मिलता है पब्लिका से, रिपब्लिका से। तो प्लेटो का जो राजनीतिक न्याय है वह पूरी तरह उनके कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल स्टेट, आदर्श राज्य की अवधारणा पर आधारित है। और प्लेटो ने कहा कि कोई भी आदर्श राज्य के 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है न्याय, न्याय मतलब हो गया आपका जस्टिस। दूसरा हो गया शिक्षा,
शिक्षा मतलब हो गया आपका एडुकेशन। दार्शनिक राजा मतलब आपको ऐसा रूलर चाहिए जो कैसा हो, फिलॉसफी का ज्ञाता हो। और साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म। चलिए अब इन बिंदुओं पर हम बात करके समझ लेते हैं कि आखिरकार एक आइडल स्टेट बनता कैसे है। पहले न्याय की बात करते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना में बहुत ही क्लियरली बताया कि व्यक्तिगत न्याय भी होना चाहिए और समाज के स्तर पर भी न्याय होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि न्याय के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं राज्य के अंदर। एक होते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं सैनिक, तीसरे होते हैं रूलर। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर आप त्रिवर्ग बना दोगे तो अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी। यही तो न्याय कहा था प्लेटो ने। तो उन्होंने कहा आदर्श राज्य के अंदर त्रिवर्ग पाए जाते हैं। दूसरा शिक्षा। उन्होंने कहा भैया आदर्श राज्य बनाना है तो शिक्षित करना पड़ेगा नागरिकों को। तो स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा की उन्होंने वकालत की है। तीसरा, राजा कैसा होना चाहिए, तो दार्शनिक होना चाहिए। और दार्शनिक इसलिए क्योंकि ताकि वह न्याय अच्छे तरीके से क्या कर सके, डिसाइड कर सके। और चौथा है साम्यवाद, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में उन्होंने कहा कि ये कम्युनिज्म जो है वह 2 लोगों के लिए होगा, शासक के लिए होगा, रूलर के लिए, और सोल्जर के लिए होगा। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं संरक्षक वर्ग, क्योंकि इनका काम है प्रोड्यूसर की संरक्षा करना। तो प्लेटो ने संरक्षक वर्ग, जिसमें कि शासक और सैनिक आते हैं, के लिए अपना कम्युनिज्म प्रस्तुत किया। और यह कम्युनिज्म बेस्ड था संपत्ति और परिवार पर। कुल मिलाकर प्लेटो ने कहा कि जो संरक्षक वर्ग होगा, शासक और सैनिक, उनके पास कोई भी निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसके अलावा उनका कोई भी स्थायी परिवार नहीं होगा और ना तो वो विवाह कर सकेंगे। मतलब कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि राजा की कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि राजा भी तो संरक्षक वर्ग में आता है। सैनिक की कोई संतान नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इनकी संतान होगी, लेकिन ना तो संतान को पता होगा कि उनका पिता कौन है और ना पिता को पता होगा कि उनकी संतान कौन है। मतलब कुल मिलाकर विवाह, जो कि हमारे भारत में एक इंस्टीट्यूशन है, और विवाह के कारण ही हमारे देश में परिवार हैं, और परिवार के कारण ही समाज है। ठीक है, और प्लेटो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। किसके लिए? संरक्षक वर्ग के लिए। जो उत्पादक वर्ग है, जो किसान है, लेबर है, उन व्यापारी है, वो उनके लिए रहेगा। उनके लिए विवाह भी रहेगा, वो संपत्ति भी खरीद सकते हैं, और इसके अलावा वो कुल मिलाकर वो सारे काम कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति कर सकता है। प्लेटो ने कहा कि ये जो उनका साम्यवाद होगा वो संरक्षक वर्ग के लिए होगा, वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। उत्पादक वर्ग आम जीवन बिता सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको एक बार देख लेते हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हम बात करते हैं कि भाई प्लेटो की जो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आइडल स्टेट पर आधारित है। और आइडल स्टेट क्या है? तो उन्होंने कहा भैया आइडल स्टेट के 4 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। 4 पिलर होते हैं। एक जस्टिस होता है, एक एडुकेशन होता है, तीसरा फिलासफर रूलर होगा, और कम्युनिज्म होगा। एक एक पर बात करते हैं। जस्टिस को लेकर इन्होंने बताया कि जस्टिस तो तब इस्टेब्लिश होगा जब देश के अंदर त्रिवर्गा पाए जाएंगे। त्रिवर्गा में प्रोड्यूसर होता है, सोल्जर होता है, और रूलर होता है। एजुकेशन पर उन्होंने बताया कि एजुकेशन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेटेड सिटीजन ही अच्छे देश को बनाते हैं। तो एजुकेशन इक्वालिटी पर बेस्ड होना चाहिए, और इक्वालिटी मैन और वुमेन के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो फॉर एजुकेशन। थर्ड था कम्युनिज्म, थर्ड था फिलोसॉफिकल रूलर। तो प्लेटो ने कहा था कि ये बड़ा ज़रूरी है कि राजा को फिलोसफर होना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ उसे डिसीजन लेना पड़ता है, और उसे न्याय करना पड़ता है, और न्याय तो दर्शन पढ़कर ही आप कर पाएंगे। कम्युनिज़म पे उन्होंने बताया कि उनका जो कम्युनिज़म है वो एलीट क्लास के लिए था, या पैट्रॉन के लिए था। मतलब जो संरक्षण देते हैं राज्य को, जैसे कि आपका हो गया रूलर और मिलिट्री। और इनके लिए उन्होंने कम्युनिज़म ये बनाया था कि भैया ये जो पैट्रॉन क्लास रहेगा उसके पास कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और इसके अलावा जो मिलिट्री रहेगी और जो रूलिंग लोग रहेंगे उनके पास कोई भी परमानेंट फैमिली और मैरिज नहीं रहेगी। और इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि भाई किसी भी देश के अंदर आखिरकार भ्रष्टाचार होता क्यों है, करप्शन क्यों होता है? वो होता है परिवार के कारण। लोग अपने
परिवार के लोगों को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या फिर अपने परिवार को बेहतर जगह पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार होता है। और एथेंस में ऐसा ही भ्रष्टाचार पहले से चल रहा था। इसलिए प्लेटो कह रहे हैं कि अब जो एलाइड क्लास रहेगा, एलाइड जो लोग रहेंगे, उन्हें फैमिली रखने की आज़ादी नहीं होगी। वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लीगल मैरिज का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं रहेगा। पिता को नहीं पता रहेगा कि उसकी कितनी संतान है, वो कहाँ है, और संतान को पता नहीं रहेगा कि उसके फादर कहाँ हैं। और इस तरीके से राजा जो है वो बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी संतान तो है, लेकिन उसकी संतान कौन है ये उसे नहीं पता रहेगा। तो फिर वो देश के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि देश में से हो सकता है कि कोई उसकी एक संतान हो। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अब इसकी आलोचना हम अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है आइडल स्टेट का कि ये काफ़ी नैरो क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। नैरो क्यों है? क्योंकि यार इसमें सिर्फ त्रिवर्ग बताए गए हैं, और आज के समय में हम अगर देखें तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। बहुत सारे हमें क्लास देखने को मिलते हैं, कुछ सोसाइटी है जहाँ पर हमें क्लास ही नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा दार्शनिक राजा का जो चयन है वो कैसे किया जाएगा, इस पर भी दिक्कत है, क्योंकि कोई प्रक्रिया का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। जो कम्युनिज़्म उन्होंने बताया है वो इम्प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश के अंदर किसी एक वर्ग के लिए कोई अलग नियम बना दें और बाकी लोगों के लिए अलग नियम बना दें। ये किताबी तौर पर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। और तीसरी बात, इन्होंने इंडिविजुअल ग्रोथ की तो कहीं बात ही नहीं की है। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं, प्लेटो का इम्पोर्टेंस क्या है फ़िलासफ़ी में। हम बात करते हैं इसके बारे में। उसके पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। प्लेटो ने अपनी ज्ञान मीमांसा में हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, जिसको हमने आइडिया कहा था। अपनी मेटाफिजिक्स में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझाया। और इसके अलावा उन्होंने वर्च्यू के आधार पर ना बताकर जो नैतिकता है उस नैतिकता को प्रवृत्ति से जोड़ा। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्होंने हमें लॉजिक लगाना सिखाया, और लॉजिक लगाने को ही कहते हैं बुद्धिवाद। इसलिए हम कहते हैं कि प्लेटो का सबसे बड़ा महत्व ये है कि उन्होंने रैशनलिस्ट फिलॉसफी को एक नई दिशा प्रदान करी और न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की, और अपने दर्शन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया है। यही इनका क्रिटिसिज्म है। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो उन्होंने नया डायरेक्शन दिया है रैशनलिज्म फ़िलासफ़ी को, और इसके अलावा जस्टिस को समझाया है और एक सिस्टमेटिक फ़िलासफ़ी हमारे सामने लाकर प्रस्तुत की है। तो ये था दोस्तों प्लेटो का पूरा दर्शन। एक बार और मैं आपको बता दूं कि इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई लिंक या फिर टेलीग्राम के चैनल ram.x.notes में अवेलेबल होगी। और एक आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको मानसिक तौर पर काफ़ी सहायता मिली है या आपकी कोई मदद हुई है, तो आप एप्रिशिएट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि एप्रिशिएशन से मोटिवेशन बना रहता है। और इसी तरह हम और बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।